नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का फिर से स्वागत है वेद श्री आईएएस क्लासेस में। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत का भी एक विशेष पार्ट जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी हम चर्चा कर रहे हैं उस सुल्तान की जिसने शायद दिल्ली सल्तनत में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के दृष्टिकोण से बड़ी ख्याति प्राप्त की। वो था अलाउद्दीन खिलजी। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के आखिरकार वो कौन से सैनिक सुधार थे, वो कौन से प्रशासनिक सुधार थे जो उसने किए साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, प्लस राजस्व संबंधी सुधार। राजस्व संबंधी सुधार, समझे? हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व संबंधी सुधारों के मामले में। सबसे पहले हम आर्थिक सुधारों की बात करेंगे। आर्थिक सुधारों के रूप में सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार इन सुधारों को करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था, है ना? क्या चर्चा करेंगे हम कि इन सुधारों को करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था। तरह तरह के मत हैं, लेकिन एक मत जो बर्नी ने दिया है अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में, बर्नी कहता है कि अर्थव्यवस्था पर बोझ डाले बिना एक बड़ी सेना मेंटेन करना। इसी बात के समर्थक बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए ही इसलिए ताकि हो ये कि सैनिकों को बहुत कम रियायती या कंट्रोल्ड या एक निश्चित दरों पर चीज़ें मिलती रहें और उनका सैलरी वगैरह बढ़ाने की नौबत ही ना आए। और मतलब मेरा कहने का आशय ये कि अगर सैनिक कल्याण होंगे तो उससे क्या होगा कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड आर्मी रखने में हेल्प मिलेगी। अब इसके कौन से दो पहलू हैं इन सुधारों के? कौन से पहलू हैं जब हम सुधारों की चर्चा करते हैं? पहले सुधार हैं इसके बाजार सुधार। कौन से सुधार? बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक। एक हम जिसकी चर्चा करेंगे यहां, वो चर्चा करेंगे इसकी राशनिंग व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था? राशनिंग व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राशनिंग व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो राशनिंग व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, देखिए जरा मार्केट रिफॉर्म्स में सबसे पहले ये हुआ बाजारों को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में। कितने बाजार बांटे गए? चार भागों में बांटे गए। चार प्रकार के बाजार बनाए गए। पहले प्रकार का जो बाजार था अनाज या गल्ला बाजार, क्या था? अनाज बाजार या गल्ला बाजार।
दूसरा था सराय अदल। कौन सा है दूसरा? सराय अदल। और तीसरा जो था, तीसरा है दास, घोड़े, मवेशी, घी इत्यादि, इत्यादि का बाजार। चौथा था आम बाजार। इसमें दैनिक वस्तुएं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं थी, वो कहाँ मिलती थी? आम बाजार में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार सुधारों के तहत बाजारों को 4 भागों में बांटा। पहला बाजार था अनाज बाजार, दूसरा बाजार था सराय अदल, तीसरा था दास, घोड़े, मवेशी इत्यादि का बाजार, चौथा था आम बाजार। अनाज बाजार या गल्ला बाजार, समझ लीजिए कि इसमें व्यापारी सारा अनाज खरीदकर यहाँ लाते थे और सुल्तान द्वारा तय की गई कीमतों के अनुसार उस अनाज को बेचा करते थे। अनाज बाजार के बारे में आप ये समझ लीजिए कि अनाज बाजार को रेगुलेट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 8 अधिनियम जारी किए थे। कितने अधिनियम? 8 अधिनियम। ये देखना जरा, एक उसको देख लीजिए। 8 अधिनियम तो किसमें है? अनाज बाजार या गल्ला बाजार के रिगार्डिंग है। और 5 अधिनियम किसके रिगार्डिंग है? सराय ए अदल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो बाजार वाला, जो अनाज वाला बाजार था, वो कहां था? अनाज बाजार। सराय ए अदल, सराय ए अदल का मतलब होता न्याय का स्थान, अर्थात ऐसी वस्तुएं या एक ऐसा बाजार जहां व्यापारी सुल्तान से अग्रिम पैसा लेकर चीजें खरीदते थे और बाद में जब सुल्तान जिस रेट पर कहता था उस रेट पर चीजों को बेचते थे। ये सराय अदल कहलाता था। समझ रहे हैं? सराय अदल में जो व्यापारी होते थे, वो व्यापारी कई बार क्या क्या करते थे कि उनको खुद सुल्तान पैसे देता था कि जाइए इस पैसे से खरीदिए, लेकिन बेचना कंट्रोल रेट पर ही। ठीक है, दास, घोड़े, मवेशी इत्यादि का बाजार था और एक था आम बाजार। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, शहनाए मंडी को नियुक्त किया गया। शहनाए मंडी, बाजार का दरोगा। ठीक है, और कहते हैं कि व्यापारियों को इसके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। शहनाए मंडी नियुक्त हुआ। ठीक, कौन नियुक्त होता है? शहनाए मंडी। एक अलग विभाग बनाया गया, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बरीद और मुनीहनों के माध्यम से ये देखता था कि कहीं ऐसा ना हो बाजार में गड़बड़ हो रही हो। हम इसको भी लिख सकते हैं कि बुरे बरीद और मुनीहनों के माध्यम से बाजार पर क्या बनवाई? नियंत्रण रखवाया। बरीद और मुनीहन ने क्या रखा? नियंत्रण रखा बाजार पर। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के इन बाजार सुधारों से कहीं ना कहीं सेना को सीधा फायदा मिला और कम सैलरी पर भी, कम वेतन पर भी सैनिक अपने आप को सस्टेन कर गए और ये क्या रख पाया? एक बहुत बड़ी सेना को मेंटेन कर पाया। बाजार को 4 भागों में विभक्त किया, शहनाई मंडी की नियुक्ति की, दीवान ने रियासत बनाया, बरीद और मुनीहन क्या बनाया? ने भी बाजार पर क्या रखा? नियंत्रण रखा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अगर कोई व्यक्ति उसके बाजार नियमों का उल्लंघन करता था तो उसको कठोर दंड देता था। जिस प्रकार इस वजह से क्या हुआ कि जो इसके बाजार सुधार हैं वो बहुत स्ट्रांगली क्या हुए? लागू हो पाए। राशनिंग व्यवस्था की बात करेंगे। यह केवल अकाल के समय में लागू होती थी। यह केवल अकाल के समय में, अकाल के समय में लागू होती थी। ठीक है, कहते हैं कि आधा मन अनाज रोज दिया करता था अकाल के समय में, क्योंकि इसने क्या बनाए थे? स्टोर करने के लिए बहुत सारे भंडारगृह बनवा दिए थे कि भैया क्या करो, इसमें भरिए आप, ताकि उल्ट किस में काम आए?
विपरीत समय में काम आई अनाज। ठीक है, अब देखते हैं राजस्व सुधार। राजस्व संबंधी सुधार, गंगा यमुना के जो दोआब वाली भूमि है, दोआब की जो भूमि है, इस भूमि को खालिसा में परिवर्तित कर दिया। खालिसा मतलब सरकारी भूमि। कैसी भूमि? सरकारी भूमि। मतलब एक ऐसी भूमि जिसकी कमाई का सारा हिस्सा किसके पास जाएगा? सुल्तान के खजाने में। गंगा यमुना के दोआब की भूमि को खालिसा में परिवर्तित करवा दिया। इनाम, अनुदान में दी गई भूमि क्या ले ली? वापिस ले ली। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इससे क्या हुआ? राजस्व में क्या हुआ? इंक्रीमेंट। रेवेन्यू में बढ़ावा हुआ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि टैक्स का रेट क्या था, रेट ऑफ टैक्स दैट इज 50%। कितना था? 50%। कितना रेट तय किया था टैक्स का? 50%। ये ध्यान रखना। ठीक, एक रिफॉर्म और हुआ, भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की क्या करवाई है? पैमाइश। कौन सी प्रणाली पर? बिस्वा प्रणाली पर। कौन सी प्रणाली? बिस्वा प्रणाली पर। तो भूमि की पैमाइश हुई है किस बेसिस पर? बिस्वा प्रणाली पर। ठीक है, तो बिस्वा प्रणाली पर पैमाइश किसने करवाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने। रेट ऑफ टैक्स क्या था? 50%। ठीक है, तो राशन व्यवस्था कैसे शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार को 4 भागों में बांटा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक बात और देखिए, 24 प्रकार के कर लिए। कितने कर? 24 प्रकार के कर। ठीक है, जैसे जजिया, जकात, खराज और खुम्स। इन टैक्सों के बारे में समझिए जरा। जजिया कर, कौन सा कर? जजिया कर। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर। खराज कृषि कर, एग्रीकल्चर टैक्स। और खुम्स का मतलब होता है लूट में मिला माल। इसकी कहानी थोड़ा समझिए। जो खुम्स होता था, जो लूट में माल मिलता था, तो कहते कि लूट में माल के 4/5वां हिस्सा, 5 हिस्से होते थे, 5 हिस्से में से चौथा हिस्सा मतलब 4/5वां हिस्सा उस सेना के सैनिकों को मिलता था जो लूट में शामिल होती थी, और 1/5 किसको मिलता था? सुल्तान को। लेकिन हुआ क्या कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन प्रणाली की शुरुआत की, उसने इन दरों को उलट दिया। 4/5 किसको मिलने लगा? सुल्तान को, और 1/5 किसको? सैनिकों को। ठीक है, अब कुछ नए कर भी हैं। नए कर, चरी कर और ग्रही कर, यानी कि दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर। किस पर? दुधारू पशुओं पर कर लगा दिया था, घर पर भी कर लगा दिया था। चरी कर और कौन सा कर? ग्रही कर। ठीक,
ये ध्यान रखना, 24 प्रकार के कर इंप्लीमेंट करने वाला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के इन आर्थिक सुधारों से और राजस्व संबंधी सुधारों से राज्य की कुल इनकम बढ़ी। उसने जितने भी जो लोग थे, ठीक है, जितने भी जो लोग हैं उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त है, चौधरी खोत मुकद्दम, उनके सब अधिकार छीन लिए थे। और कहते हैं कि इसके काल में एक खास बात ये रही कि जो राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार हिंदुओं को मिले हुए थे, हिंदुओं से अधिकार छीने सारे और मुस्लिमों को दे दिए। ठीक है, बर्नी कहता है कि हिंदुओं की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उनकी महिलाएं मुसलमानों के जाकर काम किया करती थी। ठीक है, बहरहाल कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी अपने वास्तविक उद्देश्य में इससे पूरा हुआ। हालांकि ये व्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों के विपरीत थी। अलाउद्दीन खिलजी के तुरंत बाद ये धराशायी भी हो गई, लेकिन तत्कालिक उद्देश्य में अलाउद्दीन खिलजी अपनी इस सुधारों से, अपने वास्तविक उद्देश्य से एक बड़ी सेना रखने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गया था। ठीक है, ओके।